मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेरी माँ ने मुझे ये बात तब कही थी जब मैं अपने 12th बोर्ड के एग्जाम्स देकर घर वापस आई और मैं बहुत डर रही थी कि न जाने मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा, मैं अच्छे परसेंटेज ला भी पाऊंगी या नहीं। अब क्योंकि एग्जाम्स के बाद कुछ समय के लिए छुट्टियां रहती हैं और मैं हर रोज टेंशन ले रही थी, तो मेरी माँ ने मुझे एक किताब पढ़ने की सलाह दी और कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम इस किताब को पढ़ो। दिमाग कैसे वैज्ञानिक रूप से काम करता है ये तुम्हें इस किताब से मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया। इस किताब का नाम था योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट और इनके राइटर का नाम था विलियम वॉकर एटकिंसन। एक वकील, व्यापारी, प्रकाशक और लेखक थे जो न्यू थॉट आंदोलन के एक अग्रणी नेता थे। न्यू थॉट एक ऐसी आध्यात्मिक विचारधारा थी जो 19वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुई थी। एटकिंसन ने अपने असली नाम के अलावा थेरोन क्यू ड्यूमोंट और योगी रामचरक जैसे अनेक उपनामों से भी बहुत सी पुस्तकें लिखी। उनकी लगभग 100 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई जो उनके जीवन के अंतिम 30 वर्षों में लिखी गई थी। उन्होंने योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट का नाम दिया एक बुक को जो व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक मैनुअल थी। इस बुक में उन्होंने मन के प्रकार, गुण, क्रिया और विकास के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे मन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने ये बुक इसीलिए लिखी क्योंकि उनका मन था कि मन की शक्ति को जानना और बढ़ाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी और अनिवार्य है। उन्होंने कहा था कि मन ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमारे पास है। इस शक्ति को समझना और इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। उन्होंने इस बुक में मन के विभिन्न पक्षों और क्षमताओं को सरल और रोचक तरीके से समझाया है। ये बुक हो सकता है आपको बहुत वैज्ञानिक लगे क्योंकि ये बुक हमारे शरीर और मन के मनोविज्ञान पर आधारित है, इसीलिए मैं जितना हो सके इसे आसान भाषा में आपको बताऊंगी। चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज द माइंड। विलियम की इस बुक की शुरुआत होती है एक सवाल से कि माइंड क्या है। ये सवाल तो हर किसी को परेशान करता है। कुछ लोग कहते हैं कि माइंड और ब्रेन एक ही चीज है, कुछ लोग कहते हैं कि माइंड और सोल एक ही चीज है, और कुछ लोग कहते हैं कि माइंड कुछ भी नहीं है, बस एक इल्यूजन है। लेकिन ये सब गलत है। माइंड और ब्रेन अलग हैं, माइंड और सोल अलग हैं, और मन या सोल कोई माया नहीं, कोई इल्यूजन नहीं, बल्कि ये एक ऐसी असलियत है जिसको हम सब ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो विलियम बताते हैं, माइंड का मतलब है वो टीचर जिसके थ्रू हम सोचते हैं, फील करते हैं और विल करते हैं। माइंड का काम है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, स्टोर करना और यूज करना। माइंड का सोर्स है कॉन्शियसनेस जो हमें हमेशा जागृत रखता है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं। माइंड के 2 पहलू हैं, ऑब्जेक्टिव माइंड और सब्जेक्टिव माइंड। ऑब्जेक्टिव यानी कॉन्शियस माइंड वो है जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है और हमें फैक्ट्स, लॉजिक और रीजंस देता है। सब्जेक्टिव या सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमें अपने अंदर चल रहे रहस्य से कनेक्ट करता है और हमें फीलिंग्स, इमोशंस और इंट्यूशंस देता है। ऑब्जेक्टिव माइंड कॉन्शियस है, सब्जेक्टिव माइंड सबकॉन्शियस। सब्जेक्टिव माइंड हर बात का विश्लेषण करता है, सब्जेक्टिव माइंड रचनात्मक है। ऑब्जेक्टिव माइंड को कैसे भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जब कोई व्यक्ति हमें कोई बात कहता है तो हम उसका सही या गलत विश्लेषण करके उसे मान लेते हैं, लेकिन ऐसा सब्जेक्टिव माइंड के साथ नहीं होता। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमें जोसेफ मर्फी भी अपनी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं। माइंड के दोनों एस्पेक्ट्स को एक हिमखंड की तरह समझा जा सकता है, जिसमें कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिख रहा है और सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो पानी के नीचे छुपा है। माइंड के दोनों पहलुओं को बैलेंस करना हमें अपने माइंड को सबसे बेहतर तरीके से यूज करना सिखाता है। दोस्तों, माइंड को यूज करना सीखना जरूरी है क्योंकि माइंड हमारा सबसे पावरफुल टूल है। माइंड से सब कुछ आसान है, चाहे वो कितना भी मुश्किल काम ही क्यों ना हो, उसको पूरा करना माइंड की क्षमता से सरल है।
माइंड को यूज करना सीखने के लिए हमें माइंड के कुछ नियमों को समझना होगा और माइंड की ताकतों को बढ़ाना होगा। इस बुक की समरी में हम आपको माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करने के प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल तरीके बताएंगे जो आपको अपने माइंड को मास्टर करने में मदद करेगा। आगे के चैप्टर्स में एक एक करके इंसान के उन इमोशंस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की गई है जो आपने शायद सुनी भी नहीं होंगी, लेकिन वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में काम कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम हर चैप्टर को उसकी समरी से आसानी से समझने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 2, द मैकेनिज्म ऑफ मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट का मैकेनिज्म ये है कि हमारा माइंड 2 पार्ट से बना है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो हमारे प्रेजेंट थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस, मेमोरीज और आदतों को समेटे रखता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो हमारे बिहेवियर और पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से ज्यादा ग्रहणशील है, इसीलिए हम उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस, सजेशंस और विजुअलाइजेशन से और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। विलियम एटकिंसन ने अपनी बुक योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट के इस चैप्टर में बताया है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रशिक्षण दे सकते हैं। उन्होंने कुछ टेक्निक्स दी हैं, जैसे कि पहली टेक्निक है सेल्फ सजेशन। ये टेक्निक वो है जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करते हैं, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी एटसेट्रा। ये स्टेटमेंट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बिलीव्स क्रिएट करते हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड को भी अफेक्ट करता है। सेकेंड टेक्निक, विजुअलाइजेशन। ये वो टेक्निक है जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को विविड इमेजेस दिखाते हैं, जैसे कि हम अपने गोल्स को अचीव करते हुए या हमारे डिजायर्ड सिचुएशन को जीते हुए। ये इमेजेस सबकॉन्शियस माइंड को मोटिवेट करते हैं और हमारे कॉन्शियस माइंड को गाइड करते हैं। थर्ड टेक्निक है मेडिटेशन। ये वो टेक्निक है जिसमें हम अपने कॉन्शियस माइंड को काम और रिलैक्स्ड करते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। मेडिटेशन से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करते हैं और उसमें पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस फिल करते हैं। ये टेक्निक्स हमारे मेंटल स्टेट को बेहतर बनाने में मदद करती हैं क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली कंट्रोल करके अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को आकार देते हैं। इस तरह से हम अपने माइंड को यूज करना सीखते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। और हाँ दोस्तों, मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना सीखना जरूरी है क्योंकि मेंटल स्टेट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मेंटल स्टेट से हम अपने माइंड को एफिशिएंट, इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपने मूड को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना सीखने के लिए हमें मेंटल स्टेट के नियमों और प्रोसेस को समझना होगा और मेंटल स्टेट की शक्तियों को नियंत्रित करना होगा। इस बुक में हम आपको मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना सिखाने के प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल तरीके बताएंगे जो आपको अपने मेंटल स्टेट को मास्टर करने में मदद करेगा। आगे चलकर आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चैप्टर नंबर 3, द ग्रेट नर्व सेंटर्स। दोस्तों, आपने अपने स्कूल में नर्वस सिस्टम के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मुझे तो कभी ये ज्यादा समझ में नहीं आया। आपको आया था क्या? इस बुक के 3rd चैप्टर में विलियम भी कुछ इसी तरह की बातें करते नजर आते हैं। इसमें विलियम बताते हैं कि माइंड के डिफरेंट पार्ट्स जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एक्सेट्रा हमारे ग्रेट नर्व सेंटर्स तक जाते हैं और हमारी बॉडी और माइंड के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इन नर्व सेंटर्स का हमारे सेंसेशंस, मूवमेंट्स या हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं इस पर बहुत बड़ा असर होता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि ब्रेन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नर्व सेंटर है जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम हमारे हायर मेंटल फंक्शंस जैसे मेमोरी, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा को हैंडल करता है। सेरेबेलम हमारे बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और फाइन मूवमेंट्स को हैंडल करता है।
ब्रेन स्टेम हमारे शरीर के सबसे ज़रूरी फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एटसेट्रा को हैंडल करता है। स्पाइनल कॉर्ड दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट नर्व सेंटर है जो हमारे दिमाग से हमारे शरीर तक हर कम्युनिकेशन में मदद करता है। नर्व्स हमारे तीसरे सबसे बड़े ज़रूरी नर्व सेंटर्स हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं तो इस चैप्टर में हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है इस बारे में बताया गया है। ऐसा लग रहा है ना कि साइंस पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी की क्लास में बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक स्टोरी से समझते हैं। अर्जुन एक स्टंटमैन है जो अपने माइंड के डिफरेंट पार्ट्स का यूज करके अपने स्टंट्स को परफॉर्म करता है। वो अपने ब्रेन से अपने सभी फंक्शंस को प्लान करता है, अपने स्पाइनल कॉर्ड से अपने मसल्स को कंट्रोल करता है, अपने नर्व से अपने सेंसेशंस को फील करता है एटसेट्रा। वो अपने माइंड के डिफरेंट पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करके अपने स्टंट्स को फ्लॉलेस बनाता है। लेकिन एक दिन वो एक स्टंट में गलती करता है जिसमें उसका स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाता है। उसके स्पाइनल कॉर्ड के कुछ नर्व्स डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से उसके माइंड के डिफरेंट पार्ट्स अफेक्टेड हो जाते हैं। वो अपने लेग्स को मूव नहीं कर पाता, अपने पेन को फील नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता एटसेट्रा। वो अपने स्टंट्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और उसका करियर और कॉन्फिडेंस दोनों खत्म होता नजर आ रहा है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो रिया से मिलता है जो उसकी फिजियोथेरेपिस्ट है। रिया उसके स्पाइनल कॉर्ड को हील करती है और उसे अपने माइंड के डिफरेंट पार्ट्स को रिकवर करने में मदद करती है। वो उसे अपने लेग्स को मूव करने के लिए एक्सरसाइजेस बताती है, अपने पेन को फील करने के लिए मैसेजेस देना सिखाती है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए थेरेपी बताती है एटसेट्रा। वो अर्जुन से प्यार करने लगी है और उसे अपने स्टंट्स को वापस परफॉर्म करना सिखाना चाहती है। लेकिन अर्जुन को रिया पर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि उसका माइंड उसे धोखा देता है। वो रिया को अपने स्टंट्स को छीनने वाली समझता है और उससे दूर रहना चाहता है। लेकिन रिया उसे हर बार मनाती है और उसे अपने माइंड के डिफरेंट पार्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश करना सिखाती है। वो अर्जुन को बताती है कि कैसे माइंड के डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी और माइंड के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। लेकिन माइंड से ज्यादा दिल पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि दिल हमेशा ट्रू सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। वो अर्जुन को बताती है कि माइंड से ज्यादा दिल पर भरोसा करो क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। अर्जुन पहले तो रिया की बात नहीं मानता और उसे अपने माइंड से रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो रिया को रिजेक्ट नहीं कर पाता तब जब उसका दिल उसके माइंड से स्ट्रॉन्गर होता है। उसका दिल रिया को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे उसका ट्रू सेल्फ दिखाता है। अर्जुन को धीरे धीरे यह रियलाइज होता है कि वो भी रिया से प्यार करने लगा है, लेकिन हमेशा अपनी माइंड की बात सुनकर उसने रिया के साथ गलत किया है। वो रिया से माफी मांगता है और उसे अपने स्टंट्स को वापस लाने को कहता है। रिया और अर्जुन का प्यार जीत जाता है और वो दोनों खुश रहते हैं। अर्जुन अपने माइंड के डिफरेंट पार्ट्स को रिकवर कर लेता है और अपने स्टंट्स को फिर से परफॉर्म करने लगता है। वो अपने माइंड और दिल को बैलेंस करना सीखता है और रिया के साथ एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि इस छोटी सी कहानी के जरिए आप समझ गए होंगे कि कैसे जिंदगी में कभी कभी हमें अपने माइंड को छोड़कर अपने दिल की आवाज सुननी पड़ती है और कभी कभी हमें अपने दिल और दिमाग दोनों को एक करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 4, कॉन्शियसनेस। इसमें ऑथर ने बताया है कि कॉन्शियसनेस क्या है, कैसे हम अपने माइंड को यूज कर सकते हैं और कैसे हम अपने कॉन्शियस स्टेट को चेंज कर सकते हैं किसी दूसरी स्टेट में, जैसे सपने देखना या सोना या मेडिटेशन वगैरह। ये समरी आपको इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट समझाने की कोशिश करेगी। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हम अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझ पाते हैं। कॉन्शियसनेस हमारी रियलिटी और हमारी आइडेंटिटी बनाती है। कॉन्शियसनेस हमें लॉजिकल रीजनिंग, प्लानिंग और गोल सेट करने में मदद करती है। कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स होते हैं। नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस में हम बहुत सतर्क होते हैं। ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में
हम कम या फिर ज्यादा सतर्क रह सकते हैं। इसमें माइंडफुल मेडिटेशन या फिर सम्मोहन क्रिया आ सकती है। दोस्तों, नींद आना बहुत नेचुरल है। जब हम सब थक जाते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कॉन्शियस प्रोसेस होता है जिसमें हमारे दिमाग के बहुत से सेल्स जगे हुए ही रहते हैं हमेशा, और हमारी आंखों के मूवमेंट्स भी इसी की वजह से होते हैं। दोस्तों, ड्रीम्स या आम भाषा में कहें तो सपने एक बदली हुई कॉन्शियसनेस है जिसमें हमें ऐसा फील होता है मानो हम असलियत में किसी क्षण को जी रहे हैं। सब कुछ इतना ज्यादा असली लगता है। दोस्तों, मैंने ऐसा बहुत जगह पर पढ़ा है और ये एक प्रमाणित सत्य है कि हमारे अंदर जो भी इच्छाएं होती हैं वो सबकॉन्शियसली हमारे सपनों में दिखाई देती हैं। वहीं हिप्नोसिस एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें एक हिप्नोटिस्ट एक इंसान को बहुत ही रिलैक्स्ड स्टेट में ले जाता है। इसके ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलना। ये बहुत सी बीमारियों से निजात पाने में भी काम करता है, या फिर कोई डर जो हमारे मन में बैठ गया हो उसे हटाने के काम भी आता है। इसका कोई मनोवैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन ये बहुत बार कारगर साबित हुई है। मेडिटेशन एक मेंटल प्रैक्टिस है जिसमें एक इंसान अपने अटेंशन को फोकस करता है और अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस को ऑब्जर्व करता है। मेडिटेशन का यूज स्ट्रेस कम करने में और सेल्फ अवेयर होने में मदद करना है। इससे इंसान प्रैक्टिकल ग्रोथ भी महसूस करता है। ये तो बात हुई कॉन्शियसनेस के बारे में। दोस्तों, हमने पहले भी बहुत बार इसके बारे में जाना है, लेकिन हम आगे के चैप्टर्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं आमतौर पर। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, एसोसिएशन और इमेजिनेशन। अब आगे के इन कुछ चैप्टर्स में विलियम ने अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, एसोसिएशन और इमेजिनेशन जैसी बातों के बारे में बताया है। हम एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको एक कहानी के माध्यम से भी ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। पहला कॉन्सेप्ट है अटेंशन। अटेंशन का मतलब है कि आपका मन किसी एक विषय पर केंद्रित हो जाए। जब आप किसी विषय पर ध्यान देते हैं तो आप उस विषय के बारे में ज्यादा ज्ञान और समझ पाते हैं। अटेंशन दो प्रकार का होता है, वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी। वॉलेंटरी अटेंशन में आपका मन किसी विषय पर जानबूझकर ध्यान लगाता है, जैसे पढ़ाई पर जबकि इनवॉलेंटरी अटेंशन आपका मन किसी विषय पर अनजाने में आकर्षित कर देता है, जैसे फिल्म देखना। वॉलेंटरी अटेंशन को बढ़ाना आपके लिए अच्छा है क्योंकि ये आपकी सोच और कर्म में सुधार लाता है। इसके लिए आपको अपने इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और पर्पस को जगाना होगा। जैसे कि अगर आपको किसी बुक को पढ़ना है तो आपको उस बुक में रुचि लेनी होगी, उस बुक से जुड़े सवालों को पूछना होगा और उस बुक को पढ़ने का लक्ष्य रखना होगा। इससे आपका अटेंशन उस बुक पर बढ़ेगा और आप उस बुक को ज्यादा याद रख पाएंगे। इसे हम आम भाषा में एक्टिव अटेंशन भी बोलते हैं। परसेप्शन का मतलब है कि आप अपनी इंद्रियों या कह लें हमारे सेंसेस से आने वाली जानकारी को समझते हैं। जब आप किसी वस्तु या घटना को देखते, सुनते, छूते या खाते या सूंघते हैं तो आप उसके बारे में ज्ञान और अनुभव प्राप्त करते हैं। परसेप्शन दो प्रकार का होता है, सेंसेशन और मेंटल इमेज। सेंसेशन जैसे कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि आपकी इंद्रियों से आती हैं, जबकि आपकी मेंटल इमेज आपके मन में बनती है। परसेप्शन को सही तरीके से करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये आपके विषयों के बारे में ज्ञान देती है। इसके लिए आपको अपनी इंद्रियों को स्वस्थ रखना और अपने मेंटल इमेज को क्लियर बनाना होगा। जैसे कि अगर आपको किसी चित्र को देखना है तो आपको उस चित्र के रूप, रंग और आकार को ध्यान से देखना होगा और उस चित्र को अपने मन में दोहराना होगा। इससे आपका परसेप्शन उस चित्र के बारे में सही होगा और आप उस चित्र को पहचान पाएंगे। मेमोरी का मतलब है कि आप अपने ज्ञान और अनुभव को याद रखते हैं। जब आप किसी विषय को पढ़ते, सुनते, देखते या अनुभव करते हैं तो आप उसके बारे में ज्ञान और अनुभव प्राप्त करते हैं। विलियम बताते हैं कि मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, रिटेंशन और रिकॉल। रिटेंशन आपके ज्ञान और अनुभव को मन में रखती है, जबकि रिकॉल आपके ज्ञान और अनुभव को मन से निकालती है।
मेमोरी को मजबूत बनाना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये आपके ज्ञान और अनुभव को उपयोगी बनाती है। इसके लिए आपको अपने अटेंशन, इंटरेस्ट, एसोसिएशन और रिपीटिशन को बढ़ाना होगा। जैसे कि अगर आपको किसी शब्द को याद रखना है तो आपको उस शब्द पर ध्यान देना होगा, उस शब्द में रुचि लेनी होगी, उस शब्द को किसी और शब्द या चिन्ह से जोड़ना होगा और उस शब्द को बार बार दोहराना होगा। इससे आपकी मेमोरी उस शब्द के बारे में मजबूत होगी और आप उस शब्द को याद रख पाएंगे। एसोसिएशन का मतलब है कि आप अपने ज्ञान और अनुभव को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जब आप किसी विषय को पढ़ते, सुनते, देखते या अनुभव करते हैं तो आप उसके बारे में ज्ञान और अनुभव प्राप्त करते हैं। एसोसिएशन आपके ज्ञान और अनुभव को एक दूसरे से संबंधित बनाती है और आपको उस विषय को याद रखने और समझने में मदद करती है। एसोसिएशन भी दो प्रकार के होते हैं, सिमिलैरिटी और कंट्रास्ट। सिमिलैरिटी आपके ज्ञान और अनुभव को एक दूसरे से मिलता जुलता बनाती है, जबकि कंट्रास्ट आपके ज्ञान और अनुभव को एक दूसरे से अलग अलग बनाती है। एसोसिएशन का इस्तेमाल करना आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि ये आपके ज्ञान और अनुभव को व्यवस्थित और सरल बनाती है। इसके लिए आपको अपने ज्ञान और अनुभव को किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जोड़ना होगा। जैसे कि अगर आपको किसी देश के बारे में ज्ञान रखना है तो आपको उस देश के नाम, झंडे, राजधानी, भाषा, चिन्ह, इतिहास, संस्कृति, खाना पीना, पर्यटन, व्यापार, राजनीति, धर्म, कला, विज्ञान और कुछ भी जो आपको उस देश के बारे में याद हो, उस देश से संबंधित बनाए रखना होगा। इससे आपका एसोसिएशन उस देश के बारे में गहरा होगा और आप उस देश को लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाएंगे और आप उस देश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां ले पाएंगे। इमेजिनेशन का मतलब है कि आप अपने ज्ञान और अनुभव से नए विचार और कल्पनाएं बनाते हैं। जब आप किसी विषय को पढ़ते, सुनते, देखते या अनुभव करते हैं तो आप उसके बारे में ज्ञान और अनुभव पाते हैं। इमेजिनेशन आपके ज्ञान और अनुभव से नई सृष्टि करती है और आपको उस विषय पर रचनात्मकता दिखाने में मदद करती है। इमेजिनेशन भी दो प्रकार की होती है, रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन आपके ज्ञान और अनुभव को दोहराती है, जबकि प्रोडक्टिव इमेजिनेशन आपके ज्ञान और अनुभव से नई कल्पनाएं सृजित करती है। इमेजिनेशन को विकसित करना आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि ये आपकी ज्ञान और कला को उन्नत करता है। इसके लिए आपको अपने परसेप्शन, मेमोरी, इमोशन और विल को इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि अगर आपको किसी कहानी को लिखना है तो आपको अपने ज्ञान और अनुभव से कहानी के पात्र, स्थल, समय और घटनाओं की कल्पना करनी होगी और उन्हें अपनी भावनाओं और इच्छाओं में जीवित करना होगा। इससे आपका इमेजिनेशन उस कहानी के बारे में शक्तिशाली होगा और आप उस कहानी को रोचक और सार्थक बना पाएंगे, जैसे शायद मैं भी बना लेती हूँ। अभी ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको एक कहानी के जरिए समझा सकती हूँ। दोस्तों, ये बात तो हुई इन कॉन्सेप्ट्स को विलियम ने कैसे बताया था। अब मैं आपको कहानी के माध्यम से इन्हें फिर से समझाऊंगी। एक बार एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक चतुर और उत्साही बालक था। वो एक विद्यार्थी था, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान लगाना मुश्किल होता था। उसको हर चीज में इंटरेस्ट होता था, लेकिन किसी एक चीज पर वो फोकस नहीं कर पाता था। उसकी टीचर ने उससे कहा कि अगर वो अपना अटेंशन बढ़ाना चाहता है तो वो अपने माइंड को ट्रेन करना सीखे। अटेंशन का मतलब है कि हम अपने माइंड को किसी एक ऑब्जेक्ट, थॉट या सेंसेशन पर कंसंट्रेट करना सिखाते हैं और बाकी सभी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं। अटेंशन से हम अपने माइंड की पावर को इंक्रीज करते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आर्यन ने अपने टीचर की बात मानी और उसने अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए मेडिटेशन शुरू किया। मेडिटेशन से उसका अटेंशन स्पैन बढ़ा और उसको पढ़ाई में भी आसानी हुई। लेकिन सिर्फ अटेंशन से काम नहीं चलता, उसको परसेप्शन भी तो चाहिए थी। परसेप्शन का मतलब था कि हम अपने सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं। परसेप्शन से हमें रियलिटी को जान सकने में और अपने एक्सपीरियंस को एनरिच करने में मदद मिलती है। आर्यन ने भी अपने परसेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए ऑब्जर्वेशन शुरू किया।
ऑब्जर्वेशन से उसको अपने आसपास की चीजों को नोटिस करना आया और उसको उनके बारे में सोचना समझ में आया। उसको पता चला कि हर चीज में कोई ना कोई खासियत होती है और उसको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। उसने हर चीज को बारीकी से समझा, लेकिन सिर्फ परसेप्शन से भी काम नहीं चल सकता था। उसको मेमोरी भी तो चाहिए थी। मेमोरी का मतलब था कि हम अपने माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो उसको याद रख पाते हैं और जब जरूरत हो तो उसको रिकॉल करते हैं। मेमोरी से हम अपने पास्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। आर्यन ने भी अपनी मेमोरी को इनहेंस करने के लिए रिपीटिशन शुरू किया। रिपीटिशन से उसको अपने पढ़े हुए लेसन्स को याद रखना समझ में आया और उसको एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स मिले। उसे पता चला कि मेमोरी एक मसल की तरह है, जिसे जितना इस्तेमाल किया जाए वो उतनी ही स्ट्रांग होती है। लेकिन सिर्फ मेमोरी से भी काम नहीं बनने वाला था, उसको एसोसिएशन की भी तो जरूरत थी। एसोसिएशन का मतलब क्या था? एसोसिएशन का मतलब था कि हम अपने माइंड में जो भी आइडियाज हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना सीखते हैं और उनको लॉजिकल या क्रिएटिव तरीके से अरेंज करते हैं। एसोसिएशन से हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। आर्यन ने अपने एसोसिएशन को डेवलप करने के लिए कंपैरिजन शुरू किया। कंपैरिजन से उसको अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रिलेट करना आया। उसको उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस समझ में आए। उसको पता चला कि एसोसिएशन एक ब्रिज की तरह है जो अलग अलग आइडियाज को एक साथ लाता है। लेकिन सिर्फ एसोसिएशन से भी काम नहीं चलने वाला था, उसको इमेजिनेशन की भी तो जरूरत थी। अब इमेजिनेशन का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि हम अपने माइंड में जो इमेजेस क्रिएट करते हैं उनको मॉडिफाई करना सीखते हैं, एक क्रिएटिव इमेज बनाना सीखते हैं अपने माइंड में और फिर उस इमेजिनेशन से अपनी रियलिटी को प्रभावित करते हैं, नई चीजें इन्वेंट करते हैं। इमेजिनेशन से हम अपनी क्रिएटिविटी को तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, लेकिन अपनी ड्रीम्स को भी रियलिटी में बदल सकते हैं। आर्यन ने अपनी इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करने के लिए विजुअलाइजेशन शुरू किया। विजुअलाइजेशन से उसको अपने मनपसंद चीज़ों का पिक्चर बनाना आया और उसको उन्हें हासिल करने के लिए मोटिवेशन मिला। उसको पता चला कि इमेजिनेशन एक टूल की तरह है जो हमें अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने में मदद करती है। इसी तरह आर्यन ने अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, एसोसिएशन और इमेजिनेशन के जरिए अपने माइंड को कंप्लीटली यूज करना सीखा और उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस हासिल की। उसने अपनी टीचर का शुक्रिया अदा किया और उसने अपने माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। आशा करती हूँ दोस्तों आप भी आर्यन की तरह अपने माइंड के इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और अपना जीवन आसान बनाएंगे। Chapter number 10 to 17, the feelings, the emotions, the instinctive emotions, passion, social emotions, religious emotions, aesthetic emotions and the intellectual emotions. दोस्तों, फीलिंग्स का मतलब है महसूस करना। जैसे अभी आप ये ऑडियो बुक सुन रहे होंगे तो आप हो सकता है बहुत खुश फील कर रहे हो। इस चैप्टर में विलियम ने काफी अच्छे से फीलिंग्स को समझाया है। फीलिंग्स का मतलब है कि हम कैसे अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। फीलिंग्स हमारे थॉट्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स और एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। फीलिंग्स हमारे एक्शंस, रिएक्शंस और डिसीजंस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फीलिंग्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ फीलिंग्स प्लेजेंट होते हैं जैसे हैप्पीनेस, जॉय, लव, ग्रेटिट्यूड एटसेट्रा। कुछ फीलिंग्स ज्यादा प्लेजेंट नहीं होते जैसे एंगर, सैडनेस, फियर, गिल्ट एटसेट्रा। कुछ फीलिंग्स न्यूट्रल होते हैं जैसे क्यूरियोसिटी, बोर्डम, सरप्राइज एटसेट्रा। फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन एटसेट्रा। सेल्फ अवेयरनेस में हम अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन में हम अपनी फीलिंग्स को मैनेज करते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन में हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। फीलिंग्स को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बनाए रखने के लिए कुछ टिप्स हैं जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन एटसेट्रा। पॉजिटिव थिंकिंग में हम अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज और रिप्लेस करते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस में हम अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं।
पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में हम अपने डिजायर्ड आउटकम्स को इमेजिन करते हैं। इसके साथ ही विलियम ने फीलिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जिसका नाम इमोशंस है उसके बारे में भी बताया है। इमोशंस हमारे माइंड और बॉडी के रिएक्शंस हैं जो हमें किसी सिचुएशन या इवेंट से कॉप अप करने में हेल्प करते हैं। इमोशंस हमारे मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग में भी खासा रोल प्ले करते हैं। इमोशंस हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ड्राइव करते हैं और हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में बताते हैं। इमोशंस हमें ये भी बताते हैं कि किसी सिचुएशन में हमें क्या फैसला करना चाहिए या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इमोशंस हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। इमोशंस हमारे मूड, पर्सनैलिटी और सेल्फ एस्टीम को शेप करते हैं और हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। राइटर इस चैप्टर में इंस्टिंक्टिव इमोशंस की बात करते हैं। ये वो इमोशंस हैं जो हमारे जन्म से ही हमारे अंदर होते हैं और हमारी जीवन रक्षा और अनुकूलन के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि भय, क्रोध, प्यार, नफरत एटसेट्रा। भय एक ऐसा इमोशन है जो हमारे अंदर जन्म से होता है और हमारे जीवन रक्षा के लिए जरूरी है। जब हम किसी खतरे या संकट में होते हैं तो हमारा मन भय का अनुभव करता है और हमारे शरीर में उसके अनुसार प्रतिक्रिया होती है। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हमारी सांसें फूलती हैं और हमारा पसीना छूट जाता है। कई बार जब डर की परिस्थिति बहुत आतंकित होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ये सब हमारे शरीर को खतरे से बचने या लड़ने के लिए तैयार करते हैं। भय हमारे मन को भी प्रभावित करता है और हमारे निर्णयों और व्यवहार को निर्धारित करता है। कभी कभी भय हमारे लिए फायदेमंद होता है क्योंकि वो हमें सावधान और सतर्क रखता है, लेकिन कभी कभी यही भय हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है क्योंकि वो हमें निराशा, चिंता और कमजोरी का एहसास कराता है। इसीलिए हमें अपने भय को समझना और नियंत्रित करना चाहिए और उससे नहीं डरना चाहिए। सोशल इमोशंस, इस पर भी राइटर लिखते हैं। अब ये सोशल इमोशंस क्या होते हैं? इस बारे में लेखक का मानना है कि ये वो इमोशंस हैं जो हमारे सामाजिक रिश्तों और परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं और हमारे सामाजिक व्यवहार और आचरण को निर्धारित करते हैं, जैसे कि लज्जा, गर्व, शर्म इत्यादि। गर्व एक ऐसा इमोशन है जो हमारी सामाजिक स्थिति और उपलब्धियों से संबंधित है और हमारे मन को खुद पर संतुष्ट और प्रसन्न रखता है। जब हम किसी काम में सफल होते हैं या किसी की तारीफ हासिल करते हैं तो हमारा मन गर्व की अनुभूति करता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। गर्व हमारे व्यक्तित्व को और चरित्र को भी प्रभावित करता है और हमारे व्यवहार और आचरण को निर्धारित करता है। कभी कभी गर्व हमारे लिए फायदेमंद होता है क्योंकि वो हमें प्रेरित और उत्साहित रखता है, लेकिन कभी कभी यही गर्व हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है क्योंकि वो हमें अहंकारी, अकड़ू या घमंडी भी बना सकता है। इसीलिए हमें अपने गर्व को समझना और सीमित रखना चाहिए, इसका एक सही संतुलन अपनाना चाहिए और उससे अपने आप को बदलना चाहिए। बुक में आगे लेखक रिलीजियस इमोशंस पर लिखते हैं। वो लिखते हैं कि ये वो इमोशंस हैं जो हमारे धार्मिक विश्वास और अनुभवों से जुड़ते हैं और हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि श्रद्धा, भक्ति, एहसास इत्यादि। भक्ति एक ऐसी भावना है जो हमारे धार्मिक विश्वास और अनुभवों से जुड़ती है और हमारे मन को किसी उच्च शक्ति या देवता के प्रति समर्पित और निष्ठावान बनाती है। जब हम किसी उच्च शक्ति या देवता से भक्ति करते हैं तो हमारा मन उनकी पूजा अर्चना और स्तुति करता है, उनकी कृपा और आशीर्वाद मांगता है, उनके साथ एकता और प्रेम महसूस करता है और उनके लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार होता है। भक्ति हमारे आध्यात्मिक जीवन पर भी असर डालती है और हमारे मन को शुद्ध, शांत और पवित्र रखती है। भक्ति हमारे जीवन में आनंद, शांति और धैर्य लाती है, लेकिन कभी कभी अंधविश्वास, कट्टरता और द्वेष भी लाती है। इसीलिए हमें अपनी भक्ति को समझना और विवेकपूर्ण रखना चाहिए और उससे अपने आप को बदलना चाहिए। आगे लेखक एस्थेटिक इमोशंस पर लिखते हैं। वो बताते हैं कि ये वो इमोशंस हैं जो हमारे सौंदर्य बोध और रुचि से संबंधित हैं, जो हमारी कला और संस्कृति के प्रति संवेदना को दर्शाते हैं, जैसे कि आनंद, हर्ष, उत्साह इत्यादि।
आनंद एक ऐसी भावना है जो हमारे सौंदर्य बोध और रुचि से संबंधित है और हमारे मन को किसी कला, संगीत या कविता के प्रति आकर्षित और प्रसन्न रखती है। जब हम किसी कला, संगीत या कविता का आनंद लेते हैं तो हमारा मन उनकी सुंदरता, शैली और अर्थ को समझता है, उनकी रचना और प्रदर्शन को सराहता है, उनके साथ एकता और संवेदना महसूस करता है और उनके लिए अपना समय और धन लगाता है। आनंद हमारे सांस्कृतिक जीवन पर भी असर डालता है और हमारे मन को विकसित, समृद्ध और सजग रखता है। आनंद हमारे जीवन में खुशी, रोमांच और कल्पना लाता है, लेकिन कभी कभी असंतोष, ईर्ष्या और लोभ भी इससे आ सकते हैं। इसीलिए हमें अपने आनंद को समझने और संतुलित रखने की जरूरत है और इससे भी अपनी जिंदगी को बदलने की आवश्यकता है। इसके बाद लेखक इंटेलेक्चुअल इमोशंस की बात करते हैं। वो लिखते हैं कि ये वो इमोशंस हैं जो हमारी बुद्धि और ज्ञान से उत्पन्न होते हैं और हमारे विचार और विवेक को बढ़ाते हैं, जैसे कि विश्लेषण, अनुमान, संदेह एटसेट्रा। विश्लेषण एक ऐसी भावना है जो हमारी बुद्धि और ज्ञान से उत्पन्न होती है और हमारे मन को किसी तथ्य, सिद्धांत या समस्या के प्रति सजग और सतर्क रखती है। जब हम किसी तथ्य, सिद्धांत या समस्या का विश्लेषण करते हैं तो हमारा मन उनके मूल कारण और परिणाम को जानता है, उनके सही और गलत की पहचान करता है, उनके साथ तर्क और विवेक लगाता है और उनके लिए समाधान और सुधार ढूंढता है। विश्लेषण हमारे वैज्ञानिक जीवन पर भी असर डालता है और हमारे मन को पूर्ण, निर्मल और कुशल रखता है। विश्लेषण हमारे जीवन में ज्ञान, बुद्धि और न्याय लाता है, लेकिन कभी कभी संदेह, उलझन और तनाव भी लाता है। इसीलिए हमें अपने विश्लेषण को समझना और सही रखना चाहिए और इससे भी अपनी जिंदगी के सही निर्णय लेने में विश्लेषण का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सभी इमोशंस के अलावा यानी भावनाओं के अतिरिक्त लेखक पैशन की भी बात करते हैं। पैशन का एक उदाहरण है प्रेम। प्रेम एक ऐसी भावना है जो हमारे अंदर किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति उत्पन्न होती है और हमारे मन को उसकी तरफ खींचती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा मन उनके बारे में सोचता है, उनकी खुशी चाहता है और उनके साथ रहना चाहता है, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। प्रेम हमारे शरीर पर भी असर डालता है और हमारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाता है। प्रेम हमारे जीवन में आनंद, उत्साह और रोमांच लाता है, लेकिन कभी कभी दुख, निराशा और ईर्ष्या भी लाता है। इसीलिए हमें अपने प्रेम को समझना और स्वस्थ रखना चाहिए और इससे अपनी जिंदगी को बदलना चाहिए। दोस्तों, वक्त हो चला है इन सभी चीजों को एक कहानी के जरिए समझने का। इस कहानी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आम इंसान इन सभी इमोशंस या भावनाओं से होकर गुजरता है और कैसे उसकी जिंदगी में अलग अलग पड़ाव आते हैं और कैसे वो उसमें अपने दिल, दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल करता है। एक बार की बात है, सना नाम की एक लड़की थी। सना एक सुंदर और समझदार विद्यार्थी थी, लेकिन उसे अपने आप से बहुत शर्म आती थी क्योंकि उसको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता था। उसके टीचर उससे कहते कि अगर वो अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करना जानती तो वो अपनी फीलिंग्स और इमोशन को पहचान पाती। फीलिंग्स का मतलब है कि हम अपने इमोशंस को इंटरप्रेट करते हैं और उनके सही अर्थ को समझते हैं। इमोशंस का मतलब है कि हम अपनी सिचुएशंस या इवेंट से रिएक्ट करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। फीलिंग्स और इमोशन से हम अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप्स को नर्चर कर सकते हैं। सना ने अपने टीचर की बात मानी और उसने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को पहचानने के लिए इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया। इंट्रोस्पेक्शन से उसे अपने अंदर के इमोशंस का एहसास हुआ और उसको अपने बारे में पता चला। उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया। उसे पता चला कि इमोशंस कई तरह के होते हैं और उनमें से कुछ इंस्टिंक्टिव होते हैं और कुछ हम बाद में सीखते हैं। इंस्टिंक्टिव इमोशंस का मतलब था कि हम इन्हें अपने जन्म से ही जानते और महसूस करने की क्षमता रखते थे। इन भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इंस्टिंक्टिव इमोशंस में फियर, डिस्गस्ट, एंगर, जॉय, सैडनेस और सरप्राइज आते हैं। जो इमोशंस हम बाद में सीखते हैं उन्हें हम अपने कल्चर, सोसाइटी या इन्वायरमेंट से सीखते हैं और इन्हें रेगुलेट करना आसान होता है। वो इमोशंस जिन्हें हम बाद में सीखते हैं इनमें लव, हेट, गिल्ट, शेम,
प्राइड, एनवी और ग्रैटिट्यूड आते हैं। सना ने अपने इंस्टिंक्टिव इमोशंस को एक्सेप्ट किया और उन्हें मैनेज करने के लिए रिलैक्सेशन शुरू किया। रिलैक्सेशन से उसको अपने फेयर, एंगर और डिस्गस्ट को कम करना आया और अपनी जॉय, सैडनेस और सरप्राइज को एक्सप्रेस करना आया। उसे पता चला कि इंस्टिंक्टिव इमोशंस हमें अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, लेकिन उन्हें बैलेंस में रखना भी इतना ही जरूरी है। सना ने बाद में सीखे हुए इमोशंस को और डेवलप किया और उन्हें शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन शुरू किया। कम्युनिकेशन से उसको अपने लव, हेट, गिल्ट, शेम, प्राइड, एनवी और ग्रैटिट्यूड को समझना आया और अपने दोस्तों और परिवार के साथ उन्हें बताना आया। उसको पता चला कि बाद में सीखी हुई भावनाएं हमें अपनी सोशल लाइफ के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन इन्हें ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुल तरीके से रखना भी जरूरी है। लेकिन सिर्फ फीलिंग्स और इमोशन से काम नहीं चलता, उसको पैशन भी जरूरी था। पैशन का मतलब है कि हम अपने किसी काम या गोल के लिए इंटेंस इमोशन या एंथुजियाज्म महसूस करते हैं और उसके लिए हार्ड वर्क भी करते हैं। पैशन से हम अपने टैलेंट को डिस्कवर कर सकते हैं और अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। सना ने अपने पैशन को ढूंढने के लिए एक्सप्लोरेशन शुरू किया। एक्सप्लोरेशन से उसको अपने इंटरेस्ट और हॉबीज का पता चला और उसको उनके बारे में और जानना आया। उसको पता चला कि उसको म्यूजिक बहुत पसंद है और वो एक सिंगर बनना चाहती है। उसने अपने पैशन को परस्यू करने के लिए प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस से उसको अपनी सिंगिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना आया और उसको स्टेज पर परफॉर्म भी करना आया। उसको पता चला कि पैशन एक फ्यूल की तरह है जो हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करने में मदद करता है। लेकिन सिर्फ पैशन से भी काम नहीं चलता, उसको सोशल इमोशंस भी तो चाहिए थे। सोशल इमोशंस का क्या मतलब था दोस्तों? ये वो भावनाएं होती हैं जिन्हें हम सोसाइटी या समाज से सीखते हैं। हम दूसरे लोगों की इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उनके साथ एम्पैथी या सिंपैथी महसूस करते हैं। सोशल इमोशन से हम अपने कंपैशन को शो कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। सना ने अपने सोशल इमोशंस को कल्टीवेट करने के लिए वॉलंटियरिंग शुरू की। वॉलंटियर करने से उसे अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स का पता चला और उसको उनकी हेल्प करना आया। उसको पता चला कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत बीमार हैं और कुछ लोग बहुत अकेले हैं। उसने अपने सोशल इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए डोनेशन, केयर और फ्रेंडशिप शुरू की। डोनेशन से उसको अपने पैसों या सामान को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करना आया। केयर से उसे बीमार या इंजर्ड लोगों को कंफर्ट करना आया और फ्रेंडशिप से उसे लोनली या डिप्रेस्ड लोगों को कंपनी देना आया। उसको पता चला कि सोशल इमोशंस एक बॉन्ड की तरह हैं जो हमें अपने फेलो बीइंग से कनेक्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ सोशल इमोशंस भी काफी नहीं थे, उसको रिलीजियस इमोशंस की भी जरूरत थी। रिलीजियस इमोशंस का मतलब था कि हम किसी भी हायर पावर या डिवाइन बीइंग के साथ कनेक्शन महसूस करते हैं और उनके लिए डिवोशन या रेवरेंस दिखाते हैं। रिलीजियस इमोशन से हम अपने फेथ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस कर सकते हैं। सना ने अपने रिलीजियस इमोशंस को नरिश करने के लिए प्रेयर शुरू की। प्रेयर से उसको अपने गॉड से बात करना आया और उसको उनसे गाइडेंस मांगना आया। उसे समझ में आया कि उसका फेथ हिंदुइज्म की तरफ है और वो एक भक्त बनना चाहती है। उसने अपने रिलीजियस इमोशंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पूजा करनी शुरू की। पूजा करने से उसे अपने भगवान पर सम्मान प्रकट करना आया और उनके लिए रिचुअल्स करना आया। उसको पता चला कि रिलीजियस इमोशंस एक ब्रिज की तरह है जो हमें एक दिव्य शक्ति से जोड़ देते हैं। लेकिन सिर्फ धार्मिक भावनाएं भी काफी नहीं थीं, उसको एस्थेटिक इमोशंस की भी जरूरत थी। एस्थेटिक इमोशंस का मतलब था कि हम किसी ब्यूटीफुल या प्लेजिंग ऑब्जेक्ट या सीन के साथ अट्रैक्शन महसूस करते हैं और उनके लिए अप्रिसिएशन या एडमायरेशन दिखाते हैं। एस्थेटिक इमोशन से हम अपनी ब्यूटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और अपने आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सना ने अपने एस्थेटिक इमोशंस को स्टिमुलेट करने के लिए ट्रैवल शुरू किया। ट्रैवल से उसको अपने नेचर के वंडर्स का पता चला और उसे उन्हें देखना बहुत पसंद आया। उसने नेचर की बारीकियों को देखा। उसको पता चला कि माउंटेन्स, रिवर्स और फ्लावर्स कितने सुंदर हैं और वो उन्हें कैप्चर करना चाहती है। उसने अपने एस्थेटिक इमोशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए फोटोग्राफी शुरू की।
फोटोग्राफी से उसे सिनिक व्यूज को क्लिक करना आया और उसको उन्हें एडिट करना आया। उसको पता चला कि एस्थेटिक इमोशंस एक लेंस की तरह हैं जो हमें अपने सराउंडिंग्स को एडमायर करने में मदद करते हैं। लेकिन सिर्फ एस्थेटिक इमोशन से काम नहीं चलने वाला था, उसको इंटेलेक्चुअल इमोशंस की भी ज़रूरत थी। इंटेलेक्चुअल इमोशंस का मतलब था कि हम किसी कॉम्प्लेक्स या चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम के साथ क्यूरियोसिटी महसूस करते हैं और उनके लिए इंटरेस्ट या एक्साइटमेंट दिखाते हैं। इंटेलेक्चुअल इमोशन से हम अपने इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं। सना ने अपने इंटेलेक्चुअल इमोशंस को एक्टिवेट करने के लिए रीडिंग शुरू की। रीडिंग से उसे डिफरेंट टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स का पता चला और उसे उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ना आया। उसको पता चला कि उसको साइंस, हिस्ट्री और लिटरेचर बहुत पसंद है और वो उन्हें लर्न करना चाहती है। उसने अपने इंटेलेक्चुअल इमोशंस को डिस्प्ले करने के लिए राइटिंग शुरू की। राइटिंग से उसको अपने थॉट्स और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना आया और उसको उन्हें शेयर भी करना आया। राइटिंग स्किल ने उसे सिखाया कि कैसे हम अपने थॉट्स और ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं। उसको पता चला कि इंटेलेक्चुअल इमोशंस एक स्पार्क की तरह हैं जो हमें नॉलेज को अप्लाई करने में मदद करते हैं। इस तरह सना ने फीलिंग्स और ढेर सारे इमोशंस जैसे इंस्टिंक्टिव इमोशंस, पैशन, सोशल इमोशंस, रिलीजियस इमोशंस, एस्थेटिक इमोशंस और इंटेलेक्चुअल इमोशंस के जरिए अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करना सीखा और उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और सक्सेस हासिल की। उसने अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा किया और उसने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को अपना बेस्ट एसेट माना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अब ये इमोशंस और फीलिंग्स का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, अब आगे लेखक बात करते हैं कि कैसे हमारी भावनाएं हमारी खुशियों से जुड़ी हुई हैं। तो बुक में आगे चैप्टर 18 और 19 में इसी बारे में बात की गई है। विलियम बताते हैं कि इमोशंस हमारे माइंड और बॉडी के हेल्थ और परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उन्हें हमें कंट्रोल और एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए। हैप्पीनेस एक इमोशन है जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और हमें पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इमोशंस को एनकरेज करना चाहिए। इमोशंस को हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टिंक्टिव, पैशनल, सोशल, रिलीजियस, एस्थेटिक और इंटेलेक्चुअल इमोशंस। हर क्लास के इमोशंस का हमारी लाइफ में अलग अलग रोल और इम्पैक्ट होता है, जिसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया। इमोशंस को हम बैलेंस, रेगुलेट, कल्टीवेट और डेवलप कर सकते हैं और उन्हें हायर और नोबलर लेवल्स तक ले जा सकते हैं। इससे हम अपनी हैप्पीनेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जो इस बुक में बताए गए हैं और हैप्पीनेस को इम्प्रूव करने के लिए इमोशंस को रेगुलेट करना कितना जरूरी है, ये चैप्टर हमें सिखाता है। इमोशंस रेगुलेट करने का मतलब है कि हम अपने इमोशंस को चेंज करें या उनके साथ कैसे डील करें। इमोशंस रेगुलेट करने के कुछ तरीके हैं। अपने इमोशंस को पहचानें और एक्सेप्ट करें और उन्हें जज ना करें। अपने इमोशंस को पॉजिटिव वर्ड्स या थॉट से इन्फ्लुएंस करें। अपने अटेंशन को पॉजिटिव या न्यूट्रल चीजों पर फोकस कराएं और नेगेटिव से दूर रहें। अपने आप को सेल्फ कंपैशन दें और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से अपने इमोशंस को काम और क्लियर करें। अपने इमोशंस को अप्रिशिएट करें और इन्हें सप्रेस ना करें बल्कि एक्सप्रेस करें। ये सभी स्किल्स आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करेंगी और आपकी हैप्पीनेस को भी बूस्ट करेंगी। आप इन स्किल्स को रोजाना प्रैक्टिस करके अपने इमोशंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। इस बुक का चैप्टर नंबर 20, द इंटेलेक्ट। दोस्तों, आसान भाषा में इंटेलेक्ट का मतलब है कि हम अपने दिमाग से सोचते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। इंटेलेक्ट से हम अपने विचारों को क्लियर और लॉजिकल तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और नई चीजों को सीख सकते हैं। इंटेलेक्ट हमें अपने आप को और दूसरों को समझने में मदद करता है और हमें अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंट बनाता है। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि हमारा इंटेलेक्ट क्या है, कैसे डेवलप होता है और कैसे हमारे माइंड और लाइफ को इम्प्रूव करता है। ऑथर ने कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं, जैसे इंटेलेक्ट हमारे माइंड का वो टीचर है जो हमें लॉजिकल, रेशनल, एनालिटिकल, क्रिटिकल, एब्स्ट्रैक्ट और क्रिएटिव थिंकिंग करने में हेल्प करता है। इंटेलेक्ट हमें अपने नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम और इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इंटेलेक्ट
हमारे माइंड के डिफरेंट प्रोसेस से डेवलप होता है, जैसे ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन, इंडक्शन, डिडक्शन, इन्फ्रेंस, सिंथेसिस, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और इमेजिनेशन। हमारे इंटेलेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो हमें अपनी इंट्यूशन, इंसाइट, इंस्पिरेशन और इनोवेशन को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। इंटेलेक्ट हमारे माइंड और लाइफ को पॉजिटिव वेज में इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि वो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस में इन्हेंस करते हैं। इंटेलेक्ट हमें ये भी बताते हैं कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन, आइडियाज और कॉन्सेप्ट से इंटरेस्टेड हैं, और हमें अपनी क्यूरियोसिटी, पैशन और पर्पस को परस्यू करने में भी हेल्प करते हैं। अगला चैप्टर नंबर 21, कंसेप्शन, योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट। बुक का चैप्टर नंबर 21 कंसेप्शन के बारे में है। आम भाषा में कंसेप्शन को हम धारणा भी कहते हैं। इसमें विलियम ने बताया है कि कंसेप्शन क्या है, कैसे हम अपने माइंड को कंसीव कर सकते हैं और कैसे हम अपने कंसेप्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। कंसेप्शन का मतलब है कि हम कैसे अपने माइंड में आइडियाज को फॉर्म करते हैं और उन्हें लॉजिकल तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। कंसेप्शन हमारी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी में हेल्प करता है। विलियम वॉकर एटकिंसन ने अपनी बुक योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट में कंसेप्शन के बारे में ये बताया है कि कंसेप्शन हमारे परसेप्शन और मेमोरी से रिलेटेड है, क्योंकि हम अपने सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसको याद रखते हैं और उससे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। ये हमारे रीजनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की मदद से हम कंपेयर या एनालाइज करते हैं। कंसेप्शन को हम कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट में बांट सकते हैं। कॉन्क्रीट कंसेप्शन का मतलब है कि हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट या इवेंट को मेंटली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एप्पल, डॉग, रेन एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शन का मतलब है कि हम किसी क्वालिटी, रिलेशन, एक्शन या प्रिंसिपल को मेंटली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि रेडनेस, इक्वालिटी, मोशन एटसेट्रा। कंसेप्शन को हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स में भी बांट सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्शन का मतलब है कि हम किसी सिंगल ऑब्जेक्ट या क्वालिटी को मेंटली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर एटसेट्रा। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्शन का मतलब है कि हम किसी ग्रुप या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या क्वालिटीज को मेंटली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, पॉलीगन एटसेट्रा। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि हम एक एप्पल को परसीव करते हैं और उसका मेंटल इमेज बनाते हैं। ये एक कॉन्क्रीट, सिंपल और पर्टिकुलर कॉन्सेप्शन है। जब हम एप्पल के कलर, शेप, साइज, टेस्ट एटसेट्रा को परसीव करते हैं और उसका मेंटल इमेज बनाते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल और जनरल कॉन्सेप्शंस हैं। लेकिन वहीं जब हम एप्पल के साथ और भी फ्रूट्स को कंपेयर करते हैं और उनमें कॉमन क्वालिटीज को देखते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स और जनरल कॉन्सेप्शन है, जिसे हम फ्रूट कहते हैं। चैप्टर नंबर 23, जजमेंट्स। एक बार की बात है, एक मूवी थी जिसका नाम था पिंक। ये मूवी एक कोर्ट रूम ड्रामा थी, जिसमें 3 लड़कियों को एक लड़के के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा था। लड़के का नाम था राजवीर और वो एक पॉलिटिशियन का भतीजा था। राजवीर ने एक पार्टी में लड़कियों को ड्रिंक पिलाया और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इन लड़कियों में से एक ने राजवीर को बोतल से चोट पहुंचाई और वो भाग गई। राजवीर ने बदला लेने के लिए उन्हें पुलिस कंप्लेन में फंसा दिया और उन्हें जेल में डलवा दिया। लड़कियों के नाम मीनल, फलक और एंड्रिया था और वो दिल्ली में रहती थीं। उन्हें कोई लॉयर नहीं मिला और उन्हें अपना केस खुद लड़ना पड़ा। राजवीर के लॉयर ने उन्हें कैरेक्टरलेस और गंदी बातें कही और उन्हें झूठा साबित करने की पूरी कोशिश की। उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला और उन्हें सोसाइटी से भी ताने और धमकियां मिली। उन्हें लगता था कि उनका कोई फ्यूचर अब नहीं बचा और उन्हें अब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उनकी मदद के लिए एक रिटायर्ड लॉयर आया, जिसका नाम दीपक सहगल था और इनका किरदार निभाया था अमिताभ बच्चन ने। दीपक ने उन्हें अपना केस संभालने का ऑफर किया और उन्हें फ्री में डिफेंड किया। दीपक ने अपने माइंड से सोचा और राजवीर और उसके दोस्तों के बारे में निष्कर्ष निकाला। दीपक ने अपने जजमेंट से उन्हें एक्सपोज किया और उन्हें गिल्टी साबित किया। दीपक ने कोर्ट में ये कहा कि लड़कियों को अपना कंसेंट देने का हक है
और उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। दीपक ने लड़कियों को इंसाफ दिलाया और उन्हें नई जिंदगी दी। दोस्तों, जजमेंट्स का मतलब है कि हम कैसे अपने माइंड में फैक्ट्स, ओपिनियंस, वैल्यूज और बिलीव्स को कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं और उनके बेसिस पर डिसीजंस और कंक्लूजन्स निकालते हैं। जजमेंट्स हमारी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, ठीक जैसे अमिताभ बच्चन के किरदार ने अपनी थिंकिंग से लड़कियों को इंसाफ दिलवाया था। जजमेंट का मतलब ये है कि हम अपने माइंड से किसी चीज या आइडिया के बारे में कोई डिसीजन या कंक्लूजन निकालते हैं। विलियम वॉकर एटकिंसन हमें इस बुक में कुछ बेहतरीन पॉइंट्स बताते हैं, जैसे जजमेंट्स हमारे कंसेप्शन और रीजनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर और एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पर जजमेंट फॉर्म करते हैं। जजमेंट हमारे नॉलेज और बिलीफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने जजमेंट से किसी चीज या आइडिया को सही या गलत या अच्छा या बुरा मानते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 24 शुरू हो जाता है, जिसका नाम है प्राइमरी लॉ ऑफ थॉट्स। आइए देखते हैं कि इसमें लेखक क्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम चैप्टर के नाम से ही समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि हमारे माइंड में कैसे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स या लॉज होते हैं जो हमारी थिंकिंग और रीजनिंग को गाइड करते हैं। विलियम ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ये लॉ कहता है कि हर चीज का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है और उसे बाकी चीजों से वो अलग करता है। हम इस लॉ को यूज करते हैं जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं या उसके एसेंशियल फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये लॉ कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट एक ही समय पर सही या गलत नहीं हो सकता। हम इस लॉ को यूज करते हैं जब हम किसी स्टेटमेंट की वैलिडिटी या कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं या उसे किसी दूसरे स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं। इसके बाद लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। ये लॉ कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट या प्रपोजिशन या तो ट्रू है या फॉल्स है, बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम इस लॉ को यूज करते हैं जब हम किसी स्टेटमेंट की सही वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं या उसे किसी एविडेंस से सपोर्ट करते हैं। इसके बाद लॉ ऑफ कैजुअलिटी। ये लॉ कहता है कि हर इफेक्ट का एक कॉज होता है और हर कॉज का एक इफेक्ट होता है। हम इस लॉ को तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी इवेंट या फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को प्रेडिक्ट करते हैं। इसके बाद आखिरी लॉ ऑफ एनालॉजी की बात लेखक करते हैं। इसके बारे में लिखते हुए वो कहते हैं कि ये लॉ कहता है कि अगर दो चीजें कुछ एस्पेक्ट्स में सिमिलर हैं तो वो कुछ और एस्पेक्ट्स में भी सिमिलर हो सकती हैं। हम इस लॉ को तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज से रिलेट करते हैं या उसके बारे में कुछ इन्फर करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको जजमेंट क्या होता है और इसके बेसिक लॉज जो हमारे दिमाग में कैसे बनते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 25, 26, 27, 28 यानी इन 4 चैप्टर्स में रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग और फैलिशियस रीजनिंग के बारे में लेखक बात करते हैं। आइए बहुत छोटे में समझते हैं कि ये चारों क्या होते हैं। रीजनिंग क्या है, कैसे हम अपने माइंड को रीजन कर सकते हैं और कैसे हम अपनी रीजनिंग को इफेक्टिव और लॉजिकल बनाए रख सकते हैं, यही सब बातें अब मैं आगे आपको बताऊंगी। दोस्तों, रीजनिंग का मतलब है कि हम कैसे अपने माइंड में फैक्ट्स, ओपिनियंस, वैल्यूज और बिलीव्स को यूज करके डिसीजंस और कंक्लूजन्स निकालते हैं। रीजनिंग हमारी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। रीजनिंग को रीजन करने के लिए हमें अपने माइंड को क्लियर और रेशनल रखना चाहिए और नए और डाइवर्स सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना चाहिए। हमें अपने माइंड में कुछ मेंटल प्रोसेस को यूज करना चाहिए, जैसे डिडक्शन, इंडक्शन, इन्फरेंस एटसेट्रा। डिडक्शन में हम किसी जनरल प्रिंसिपल से किसी स्पेसिफिक केस तक पहुंचते हैं। इंडक्शन में हम किसी स्पेसिफिक केस से किसी जनरल प्रिंसिपल तक पहुंचते हैं। इन्फरेंस में हम किसी अवेलेबल एविडेंस से किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। विलियम बताते हैं कि रीजनिंग को इफेक्टिव और लॉजिकल बनाए रखने के लिए हमें अपनी रीजनिंग को टेस्ट करते रहना चाहिए और उन्हें रिफाइन करना चाहिए। हमें अपनी रीजनिंग को दूसरों से कंपेयर करना चाहिए और उनका फीडबैक और पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करना चाहिए। हमें अपनी रीजनिंग को प्रैक्टिकल और यूजफुल बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सॉल्व करना चाहिए।
दोस्तों, आसान भाषा में कहूँ तो रीजनिंग का मतलब है कि हमें अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। इसमें हम अपने अनुभवों से निष्कर्ष निकालते हैं, भविष्यवाणी करते हैं या समझौता बनाते हैं। रीजनिंग के 3 प्रकार होते हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव और अबडक्टिव। इन्हें मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप बोर ना हो जाएं। एक बार की बात है, एक डिटेक्टिव था यानी जासूस, जिसका नाम शेरलॉक होल्म्स था। उसने एक खूनी का पता लगाने के लिए एक केस लिया था। उसने क्राइम सीन पर कुछ क्लूज देखे, जैसे कि एक चाकू, एक ब्लड स्टेन और एक सिगरेट बट। उसने इन क्लूज से कुछ अनुमान लगाया, जैसे कि चाकू से उसने अनुमान लगाया कि खून चाकू से ही हुआ है। ब्लड स्टेन से उसने अनुमान लगाया कि खूनी और शिकार दोनों लड़के थे। सिगरेट बट से उसने अनुमान लगाया कि खूनी चेन स्मोकर था। ये सभी अनुमान शेरलॉक ने इंडक्टिव रीजनिंग से लगाए थे। इंडक्टिव रीजनिंग में हम कुछ विशिष्ट उदाहरण या प्रत्यक्ष चीजों से एक आम निष्कर्ष निकालते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग का निष्कर्ष हमेशा सच या झूठ नहीं होता, बल्कि अधिक या कम संभव होता है। इंडक्टिव रीजनिंग काम तब करती है जब हमारे पास काफी सारे उदाहरण हो और वो भी प्रामाणिक और प्रतिनिधित्व करने वाले। शेरलॉक ने अपने अनुमानों को टेस्ट करने के लिए और भी जांचें की। उसने चाकू पर फिंगरप्रिंट लिए, ब्लड स्टेन का डीएनए टेस्ट किया और सिगरेट बट का ब्रांड पता किया। उसने ये सब जानकारी की एक लिस्ट बनाई जिसमें उसने 3 सस्पेक्ट्स का नाम लिखा था। उसने इन तीनों का बैकग्राउंड चेक किया और उनमें से एक पर खूनी होने का शक जताया। उसने अपना शक इस तरह से प्रस्तुत किया, खून चाकू से हुआ है। चाकू पर सिर्फ एक ही फिंगरप्रिंट के निशान थे और वो थे अजय के, तो अजय ही खूनी है। ये निष्कर्ष शेरलॉक ने डिडक्टिव रीजनिंग से निकाला था। डिडक्टिव रीजनिंग में हम कुछ आम कथनों से एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग का निष्कर्ष हमेशा सच या झूठ होता है और वो कथनों पर निर्भर करता है। डिडक्टिव रीजनिंग काम तब करती है जब हमारे पास काफी सारे तर्कसंगत और सत्य कथन या सबूत हों। शेरलॉक ने अपने निष्कर्ष को प्रूव करने के लिए, सही साबित करने के लिए अजय को अरेस्ट करवाया। उसने अजय से पूछताछ की और उसने अजय को खून करने का कारण पूछा। अजय ने बताया कि उसने खून इसीलिए किया क्योंकि उसका दोस्त उससे पैसे मांग रहा था और उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि उसने अपने दोस्त को चाकू से मारा और सिगरेट पिया और भाग गया, और उसने ये सब कहा क्योंकि खून उसने किया था, उसने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला था और उसने अपने आप को बचाना चाहा था। ये निष्कर्ष शेरलॉक ने अबडक्टिव रीजनिंग से निकाला था। अबडक्टिव रीजनिंग में हम कुछ परिणामों से एक संभव कारण निकालते हैं। अबडक्टिव रीजनिंग का कारण हमेशा सच या झूठ नहीं होता, बल्कि अधिक या कम युक्तिसंगत होता है। अबडक्टिव रीजनिंग काम तब करती है जब हमारे पास काफी सारे विकल्प हों और हमें उनमें से सबसे अच्छा विकल्प चुनना हो। शेरलॉक ने अपनी रीजनिंग से केस सॉल्व कर दिया, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि रीजनिंग में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। इन गलतियों को हम फैलेसीज कहते हैं। विलियम बताते हैं कि फैलेसीज वो हैं जो हमारी रीजनिंग को कमजोर बनाती हैं और हमें गलत निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं। फैलेसीज काम तब करती हैं जब हमारे पास जरूरी जानकारी ना हो और हम किसी की बात में आसानी से आ जाएं। अक्सर इन फैलेसीज का सामना आपने भी तब किया होगा जरूर जब आपने अपने एग्जाम में किसी रीजनिंग सवाल का सामना किया होगा। लेखक आगे फैलेसीज के कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला, एड होमिनेम। इस एग्जाम्पल का नाम है। इसके अंतर्गत जब हम किसी की बात को उसके व्यक्तित्व पर आधार बनाकर नकारते हैं तो ये फैलेसी होती है। जैसे कि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बेकार है क्योंकि तुम एक अनपढ़ हो। पहला। दूसरा, स्लिपरी स्लोप। इस फैलेसी का क्या मतलब है और कैसे ये रीजनिंग में एक बड़ी बाधा बनती है, आइए समझते हैं। जब हम किसी कार्य से एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसमें हर कड़ी बुरी होती चली जाती है और अंत में सबसे बुरी हो जाती है, तो ये फैलेसी है। जैसे कि अगर तुम सिगरेट पीते हो तो तुम्हें कैंसर होगा और तुम मर जाओगे। ठीक है। तीसरी फैलेसी का नाम है हेस्टी जनरलाइजेशन। जब हम कुछ कम उदाहरण से एक आम निष्कर्ष निकालते हैं
तो ये एक फैलेसी हो सकती है। जैसे कि मैंने 2 अमेरिकन से बात की और दोनों रूड थे, इसका मतलब सारे अमेरिकन्स रूड होते हैं। चौथी फैलेसी जो अक्सर रीजनिंग में बाधा डालती है उसका नाम है सर्कुलर रीजनिंग। इसमें जब हम अपने निष्कर्ष को ही अपने कथन में डालते हैं तो ये एक फैलेसी होती है। जैसे कि भगवान है क्योंकि गीता में लिखा है, और गीता सच है क्योंकि वो भगवान की बात है, इस तरह। तो दोस्तों, आपको रीजनिंग क्या होता है और ये कितने तरीकों की होती है ये तो अच्छे से पता चल ही गया होगा। अब आइए चलते हैं बुक के आखिरी 3 चैप्टर्स की तरफ। चैप्टर नंबर 29, 30 और 31, द विल ट्रेनिंग एंड विल टॉनिक। दोस्तों, अब हम इस बुक के लास्ट 3 चैप्टर्स में पहुंच चुके हैं जिनमें विल की बात की गई है। हम बहुत बार इस विल वर्ड को सुनते हैं, लेकिन हम इसको ढंग से कभी समझ नहीं पाते। इसको अच्छे से समझने के लिए ही विलियम ने इस कॉन्सेप्ट को 3 चैप्टर्स में बांटा है, विल ट्रेनिंग और विल टॉनिक। मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। पहले हम विल की बात कर लेते हैं। विल का मतलब है कि हम अपने माइंड से किसी भी एक्शन या डिसीजन की शुरुआत करते हैं। विल हमारे माइंड का वो टीचर है जो हमारे थॉट, फीलिंग और इमोशंस को कंट्रोल करता है। विलियम वॉकर एटकिंसन ने अपनी बुक योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट में विल के बारे में ये बताया है कि ये हमारे माइंड के सबकॉन्शियस और कॉन्शियस एस्पेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि हम अपने कॉन्शियस विल से अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं और उससे अपनी हैबिट्स, कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। विल हमारे माइंड के वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस से रिलेटेड है, क्योंकि हम अपने विल से अपने वॉलंटरी एक्शंस, मतलब जिनको हम जानबूझकर करते हैं, को डिसाइड और परफॉर्म करते हैं, और अपने इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब जिन्हें हम अनजाने में करते हैं, को मॉडिफाई और रेगुलेट करते हैं। विल हमारे माइंड के एक्टिव और पैसिव स्टेट से रिलेटेड है, क्योंकि हम अपने विल से अपने माइंड को एक्टिव या पैसिव मोड में रखते हैं और उससे अपने अटेंशन, कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट को मैनेज करते हैं। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि अपने विल से हम अपने डर से ऊपर बढ़कर अपना साहस दिखा सकते हैं। अपने विल से हम अपनी लेजीनेस की बुरी आदत से हटकर अपने एक्शन से काम शुरू कर सकते हैं। अपने विल से हम अपने डाउट्स को भूलकर खुद पर भरोसा रख सकते हैं। विल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि कैसे हम अपने दिमाग को सकारात्मक और शक्तिशाली बना सकते हैं। इसका मतलब है कि कैसे आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ व्यायाम या अभ्यास करते हैं। इच्छा शक्ति से हमारा मतलब है कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। विल ट्रेनिंग से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने आदर्शों को निभा सकते हैं और अपने निर्णयों पर दृढ़ रह सकते हैं। विल ट्रेनिंग करने के कुछ तरीके हैं, जैसे अपने आप से वचन लें कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे या कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। अपने आप को किसी मुश्किल या नापसंद काम से ना बचाएं, बल्कि उसका सामना करें और उसे पूरा करें। अपने आप को किसी आकर्षित या प्रलोभन करने वाली चीज से दूर रखें जब तक कि आप अपना काम खत्म न करें। अपने आप को किसी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक से प्रभावित ना होने दें, बल्कि अपने आप पर विश्वास रखें और अपने काम पर ध्यान लगातार बनाए रखें। अपने आप को किसी चैलेंज या कंपटीशन में डालें और अपने आप को उसमें सफल होने के लिए प्रोत्साहित करें। विलियम ने इस बुक में कुछ ऐसे तरीके बताए हैं, जैसे कि अपने दिन को अच्छे रवैये से शुरू करें। जब आप सुबह उठें तो मुस्कुराएं और अपने आप से कुछ अच्छे शब्द कहें। आप जो भी करें उसमें खुशी और आनंद ढूंढें। इससे आपको दिमाग में स्ट्रेस कम फील होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। अपने शरीर को पानी और व्यायाम से पोषित रखें। कम से कम 4 से 6 ग्लास पानी जरूर पिएं और रोज 20 मिनट या उससे ज्यादा व्यायाम करें। इससे आपके दिमाग का रक्त संचालन बेहतर होगा और आपकी याददाश्त और मूड सुधरेंगे। व्यायाम से आपके दिमाग की कोशिकाएं और भी सुरक्षित और तेज होंगी। अपने दिमाग को नए और रोचक तरीके से काम में लगाएं। आप कोई नया हुनर सीखें, जैसे कि कोई नया खेल सीखना, भाषा सीखना या कोडिंग करना। इससे आपके दिमाग के नए चैलेंजिंग आयाम जागृत होते हैं और आपके दिमाग की क्षमता बढ़ती है। आप अपने दिमाग को चुनौती दें और नए तरीके सोचें। इन तरीकों से आप अपने दिमाग को सकारात्मक और शक्तिशाली बना सकते हैं।
विल ट्रेनिंग से आप अपने जीवन में कई फायदे ले सकते हैं, जैसे कि आप अपने काम में ज़्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन सकते हैं, आप अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को उभार सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार सकते हैं। विल ट्रेनिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको हर जगह काम आती है, इसीलिए आप इसे अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। अब हम इस कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ इस पूरी बुक के आखिरी टॉपिक विल टॉनिक पर आ चुके हैं। विल टॉनिक एक ऐसा तरीका है जो विलियम ने अपनी बुक योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट में बताया है, जिससे हम अपने विल पावर को बढ़ा सकते हैं। विल पावर वो शक्ति है जो हमें अपने मन को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। विलियम ने कहा है कि विल पावर को भी एक्सरसाइज की तरह ट्रेन किया जा सकता है और इसके लिए हमें विल टॉनिक की जरूरत है। विल टॉनिक का मतलब है कि हमें अपने विल को हर रोज चुनौतियां देनी चाहिए, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें सीखना या करना जो हमें पसंद नहीं, या कुछ ऐसी चीजें ना करना जो हमें पसंद है। इससे हमारा विल पावर मजबूत होता है और हमें अपनी आदतों और इच्छाओं को कंट्रोल करना आता है। विलियम ने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि अगर आपको मीठा खाना पसंद हो तो आप एक दिन मीठा बिल्कुल ना खाएं या कम खाएं। अगर आपको टीवी देखना पसंद है तो आप एक ही दिन टीवी बिल्कुल ना देखें या कम देखें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है तो आप एक दिन एक्सरसाइज जरूर करें या ज्यादा करें। अगर आपको किसी से बात करना पसंद नहीं है तो आप एक दिन उनसे बात जरूर करें या ज्यादा करें। विलियम ने कहा है कि विल टॉनिक से हम अपने विल को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और इससे हमें जिंदगी में बहुत फायदा होगा। हम अपने गोल्स को अचीव करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट और डिटरमाइंड हो जाएंगे और हमें किसी भी सिचुएशन का सामना करने में आसानी होगी। विल टॉनिक से हम अपने माइंड को कैसे यूज करना है वो भी सीख सकते हैं। दोस्तों, समय हो चला है एक छोटी सी कहानी से आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझाने का, और ये कहानी इस पूरी फुल ऑडियो बुक की आखिरी कहानी होगी। ये कहानी है एक माँ की जिनका नाम था रेखा। रेखा एक विधवा और गरीब महिला थी, लेकिन उसको अपनी बेटी से बहुत प्यार था। उसकी बेटी का नाम था पूजा। पूजा एक नन्ही सी और प्यारी सी बच्ची थी, लेकिन उसको अपने आप पर बहुत कम विश्वास था। उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था और उसको अपने सपने पूरे करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी माँ ने उससे कहा कि अगर वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसको अपने विल को स्ट्रॉन्ग करना होगा। विल का मतलब है कि हम अपने माइंड से डिसाइड करते हैं और किसी चीज या काम को करने की चाहत रखते हैं। विल से हम एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन करते हैं और ये दिखा सकते हैं कि हम अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन पूजा ने अपनी माँ की बात मानी और उसने अपने विल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विल ट्रेनिंग शुरू किया। विल ट्रेनिंग का मतलब था कि हम अपने माइंड को एक्सरसाइज देते हैं और उसे किसी चीज या काम को करने देते हैं। विल ट्रेनिंग से हम अपने विल पावर को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। पूजा ने अपनी विल ट्रेनिंग के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए, जैसे कि अपने गोल को क्लियर और स्पेसिफिक किया और उसके लिए डेडलाइन सेट की। अपने गोल्स के लिए एक्शन प्लान बनाया और उसको फॉलो किया। अपने गोल के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ढूंढा और उसे याद रखा। अपने गोल के लिए ऑब्स्टेकल्स और डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई किया और उन्हें अवॉइड किया। अपने गोल के लिए फीडबैक और सपोर्ट लिया और उसे इम्प्रूव किया। अपने गोल के लिए प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स को ट्रैक किया और उसने सेलिब्रेट किया। पूजा ने इन स्टेप्स को अपने विल ट्रेनिंग में यूज किया और उसको अपने गोल को अचीव करने में मदद मिली। उसको पता चला कि उसको डांस बहुत पसंद है और वो एक डांसर बनना चाहती है। उसने अपने विल ट्रेनिंग से अपने डांस स्किल को इम्प्रूव किया और उसको हर स्टेज पर परफॉर्म करना आया। उसको पता चला कि विल ट्रेनिंग एक मेथड है जो हमें अपने विल को डेवलप करने में मदद करती है। लेकिन सिर्फ विल ट्रेनिंग से काम नहीं चलने वाला था, उसको तो विल टॉनिक की भी जरूरत थी। विल टॉनिक का मतलब था कि हम अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं और किसी भी चीज या काम को करने के लिए अपने दिमाग को एक मजबूत टास्क देते हैं जिसे शायद हम पसंद नहीं करते। हम अपने दिमाग को चैलेंज देते हैं। विल टॉनिक से हम अपने विल को एनर्जाइज कर सकते हैं और अपने मूड को बूस्ट कर सकते हैं।
पूजा ने अपने विल टॉनिक के लिए कुछ टिप्स फॉलो किए, जैसे कि अपने माइंड को रिलैक्स किया और स्ट्रेस से दूर रही, अपनी बॉडी को हेल्दी रखा और एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान दिया, अपनी माइंड को पॉजिटिव रखा और नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाया, अपने माइंड को क्रिएटिव रखा और नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया, अपने माइंड में फन को एक्सप्लोर किया और हॉबीज़ और नए इंटरेस्ट को एंजॉय किया, अपने माइंड को ग्रेटफुल रखा और ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रिशिएट किया। पूजा ने इन टिप्स को अपने विल टॉनिक में यूज़ किया और उसको अपने गोल को अचीव करना आसान लगा। उसे पता चला कि उसको पेंटिंग बहुत पसंद है और वो एक पेंटर भी बनना चाहती है। उसे अपने विल टॉनिक से अपने पेंटिंग स्किल को डेवलप करना सीखा और उसको कैनवस पर पेंट करना आया। उसको पता चला कि विल टॉनिक एक सप्लीमेंट की तरह है जो हमें अपने विल को मेंटेन करने में मदद करती है। इस तरह पूजा ने विल ट्रेनिंग, विल टॉनिक के जरिए अपने आप को आगे बढ़ाना सीखा और उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियां और सफलता पाई। उसने अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया और उसने अपने विल को अपना बेस्ट फ्रेंड माना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इन 3 शब्दों का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको इस पूरी बुक में जितनी भी बातें लेखक ने लिखी उनको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। जाने से पहले बस यही कहना चाहूंगी कि विलियम एटकिंसन की बुक योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की बुक है जो हमें अपने माइंड को यूज करना सिखाती है। इस बुक में एटकिंसन ने अपने माइंड के वेरियस एस्पेक्ट्स और फंक्शंस को एक्सप्लेन किया और हमें उन्हें इम्प्रूव करने के लिए टिप्स और टेक्निक्स भी बताई। इस बुक से हमें ये पता चला कि हमारा माइंड एक पावरफुल टूल है जो हमें अपनी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस लाने में मदद करता है। इसीलिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना, डेवलप करना और मेंटेन करना चाहिए। इस बुक का कंक्लूजन यही है कि हमें अपने माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए और उसके साथ हार्मनी में रहना चाहिए। इसीलिए आपको जब भी टाइम मिले इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। आशा करती हूँ आपने इस ऑडियो बुक से आज अपने दिमाग और इमोशंस को अच्छे से समझ लिया होगा। जैसे आपने समझा था, इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने अपनी माँ का बहुत सारा धन्यवाद दिया और खुद से ये वादा किया कि चाहे जो हो जाए मैं अपने माइंड की मास्टर खुद बनूंगी और अपने माइंड को अपना मास्टर नहीं बनने दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस ऑडियो बुक को अपना कीमती समय देने के लिए आपको मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और मिलती हूँ एक और नई अमेजिंग बुक के साथ, नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।